आप क्योंकि बहुत ही आपसे कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग बातें आप करते हैं। एक कुछ भी वन लाइनर या टू लाइनर आप हमारे दर्शकों को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अपनी तरफ से बताइए। मैं फिर एक एग्जांपल लूँगा, एक आपकी जो मूवी थी गली बॉय की, जिसमें कि जो मुराद है, तो वो बहुत बड़े-बड़े सपने देखता है और एक गाना भी बोलता है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। लेकिन उसके जो पिता होते हैं, वो उसको रोकते हैं। कहते हैं कि नहीं, तेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, तू इतने बड़े-बड़े सपने देख। तो वो जो उस वक़्त जो है, तो रणवीर सिंह उस समय जो वो अपने पापा को बोलता है कि मैं अपनी हकीकत जो है, उस हकीकत को बदलने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं कहाँ से आया और कहाँ हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और उस डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूँ, तो अपना टाइम आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ऑथर स्वरलक्ष्मी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही फेमस ऑल ओवर इंडिया फेमस ऑथर सुशील ग्रोवर जी, जो कि पूरे इंडिया में फिल्मी डैड, फिल्मी प्रोफेसर के नाम से मशहूर हैं। तो आज आपके बीच में मैं प्रस्तुत करती हूँ डैड फिल्मी प्रोफेसर। और इनकी तारीफ में हम क्या ही कहना चाहें, इनकी बहुत सी किताबें दर्शकों के बीच में आ चुकी हैं। एक इनकी सबसे ही फेमस किताब है टॉक टू विन, जो कि इंग्लिश में रची गई है, और एक उसी का हिंदी अनुवाद संवाद की सफलता, जो कि हिंदी में दर्शकों के बीच में बहुत ही अपनी लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब हुई है। मैं भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और इनकी किताबों का मुझे तहे दिल से इंतजार रहता है। एक इनकी तीसरी किताब जो कि बहुत ही जल्द मार्केट में आने वाली है, उसका नाम है दैट फिल्मी प्रोफेसर प्ले बुक के नाम से। तो आइए हम तालियों से बहुत-बहुत हम स्वागत करते हैं दैट फिल्मी प्रोफेसर ऑथर सुशील ग्रोवर जी का। बहुत-बहुत धन्यवाद रश्मि जी। जी मैं सर। जानता हूँ कि आप खुद एक ऑथर हैं, और आपने भी जो हिंदी की जो कवित्री हैं, तो उसमें आपकी भी बुक बहुत अच्छी है। तो जी। मैं अपनी बारे में जैसे ये कहना चाहूँगा कि मैं 31 साल से ज़्यादा का मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस रहा है, और उसके साथ ही जो है उसके बाद में मेरा जो मैं एज़ ए 5 साल मैंने एज़ ए ट्रेनर भी काम किया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। तो जब ट्रेनर जब एज़ ए काम किया, तो फिर पूरे जो है लीडरशिप के, मोटिवेशन के, या बहुत सारे ऐसे सेशंस जो है, बैंकिंग तो था ही था, उसमें फिर मार्केटिंग हो गया, एथिक्स हो गया, तो बहुत सारे सेशंस लिया करता था। लेकिन जब भी मैं सेशंस वो लेता था, तो वो सेशंस में जो है एक मोनोटोनी कह लो या बोरियत जो थी, ऑडियंस को एंगेज कर पाना जो है बहुत मुश्किल काम होता था। तो बोरियत से हटने के लिए फिर मैंने क्या है कि फ़िल्मों का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो फ़िल्मों से जो है हमारे जो आप जानती हैं कि फ़िल्म हमारी जो है सोसाइटी का एक आईना है, और उस आईने को सामने रखते हुए, और बोरिंग लेक्चर्स अगर मैंने 1 घंटे का लेक्चर दिया, तो हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाए। लेकिन वही लेक्चर अगर मैंने एक फ़िल्म का सीन के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो वो लाइफ़ लॉन्ग हमारे मन में बैठ जाता है। तो उसी तरह मैंने ये कोशिश की है कि अब मेरे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस फिर बाद में हुए, तो उसमें एक मूवी की क्लिप तो ज़रूर रहती थी। जी, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुशील ग्रोवर जी दैट फ़िल्मी प्रोफ़ेसर बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि ये दर्शकों के साथ एकदम साक्षात रूबरू होकर अपनी नई किताब दैट फ़िल्मी प्रोफ़ेसर के बारे में आप सभी दर्शकों को और पाठकों को ज़रूर बताएँ। तो सर, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि सर, ये जो फ़िल्मी प्रोफ़ेसर का आइडिया आखिर आपको कहाँ से आया? एक प्रोफ़ेसर और बॉलीवुड का ये मेल कैसे हुआ? तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? रश्मि जी, मैं उम्मीद ही कर रहा था कि पहला सवाल आपका यही होगा कि ये दैट फ़िल्मी प्रोफ़ेसर कहाँ से आया। तो सबसे पहले तो ये है कि मूवी का कांसेप्ट जैसे मैं बताता हूँ कि कई बार हम जो बड़े लोगों को जब हम ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को तो हम जो है डाँट-डपट के बिठा लेते हैं एक जगह, लेकिन बड़े लोगों को एंगेज कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है। तो तब जो एक बोरियत लेक्चर के दौरान मुझे जो एक नेगोशिएशन स्किल्स का एक लेक्चर लेना था, और जिसमें मुझे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बतानी थी, जैसे कि बाँटना, वाटना, ज़ोपा, तो ये वाली सारी टेक्निकल टर्म्स बतानी थी, तो उसमें मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें तो मैं समझा दूँगा, क्या ऑडियंस को समझ आएँगी ये चीज़ें? तो वो जब चीज़ें मुझे लगा, तो फिर मैंने एक
मूवी का जो है एक डॉन मूवी जो अमिताभ बच्चन की डॉन मूवी है, उसमें से मैंने जो है एक क्लिप ली, 3.5 मिनट की एक क्लिप ली। और क्लिप जब मैंने दिखाई तो उसके बाद में उनको टेक्निकल टर्म्स जो है, चाहे वो था बाटना था, वाटना था, या ज़ोपा था, या बाकी टेक्निकल, और वो उनको पूरी तरह जो है, जो कंसेप्ट मैं समझाना चाहता था, तो वो पूरी तरह वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आया। और वहीं से ये समझ लीजिए कि वहीं से जो है फ़िल्मी प्रोफ़ेसर जो है वो पैदा हुआ। और फिर मुझे लगा कि फ़िल्मी और फ़िल्मों का शौक मुझे बचपन से ही रहा है, तो फिर मैंने जो कोशिश की है कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है फ़िल्मों के माध्यम से ही ये चीज़ें करूँ। और उसी को मैंने जो है अपनी जो आने वाली किताब में मैंने जो है वो 21 मूवीज़ को मैंने एनालिसिस किया है, जिसमें से एक हॉलीवुड की है और 20 बॉलीवुड हिंदी मूवीज़ हैं, जिसको मैंने एनालिसिस किया, जिसमें लीडरशिप लेसन्स, एथिक्स के लेसन्स, सॉफ्ट स्किल्स के, लाइफ स्किल्स के वो लेसन्स जो हैं, वो मैंने कोशिश की है वहाँ से डिराइव करने। जी, जी। बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत ही उत्तम विचार है। पहले ही पाठक आपके बहुत फैन फॉलोइंग आपकी पूरे इंडिया में है। मुझे लगता है ये किताब मार्केट में आने के बाद अपनी अलग ही पहचान बनाने में लोगों के बीच में सक्षम रहेगी। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ। तो ये जो प्ले बुक है, किन लोगों के लिए आपने टारगेट की है? मतलब आपके टारगेट ऑडियंस क्या-क्या रहेंगे? क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या फिर वर्क फ्रॉम होम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए भी है? तो आप ज़रा दर्शकों को बताइए कि टारगेट ऑडियंस कौन है आपके? रश्मि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बुक है, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट कहूँगा तो ये ट्रेनर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि इसमें से मैंने जितने भी एनालिसिस लिए हुए हैं कि वो ट्रेनिंग में जो ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स हैं, या कम्युनिकेशन के ट्रेनर्स हैं, या जो भी आपके ट्रेनर्स हैं, तो वो बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में कैसे समझा सकते हैं। चाहे वो मार्केटिंग का हो, जैसे मैंने इसमें मूवीज़ में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ रखी हैं। तो जब एक ट्रेनर उस किताब को पढ़ेगा, तो ट्रेनर उसको पढ़ेगा तो वो आगे अपने जो है लोगों को कैसे एंगेज कर सकता है, तो कम समय में वो ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है। तो पहला तो वो मेरे जो टारगेट ऑडियंस रहेंगे, ये सारे ट्रेनर्स रहेंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहा कि कितने पाठक पढ़ते हैं। मेरा है कि मेरी बुक कितने लोगों को प्रभावित करती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर 100 ट्रेनर्स भी अगर सपोज़ इस किताब को खरीदते हैं, तो ये वाली 1 लाख से ज़्यादा पाठकों के पास ये मेरी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। फर्स्ट तो मेरे ट्रेनर्स हो गए। दूसरा जो हो गया, जो कि आपके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो कि अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियाँ जो मैंने की थी अपनी लाइफ में, वो गलतियों से वो जो है वो वंचित रह जाएँगे। और सीधा जो 31 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जो है उनको वो सारी स्ट्रगल्स नहीं करनी पड़ेंगी, और वो राइट फ्रॉम उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा कि वो सफलता की कदम पर कैसे चल सकते हैं। तीसरा मेरा जो है कि कॉर्पोरेट में जो है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कॉर्पोरेट में चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो बॉस हो, या हमारा पीयर ग्रुप हो, तो उसमें जो है उनके लिए भी ये वाली किताब बहुत काम आने वाली है। क्यों? और ये हर एक व्यक्ति के लिए जिसको फ़िल्में पसंद है, और फ़िल्मों को वो जो है मैं कहूँगा कि एड्यूटेनमेंट, यानी कि एजुकेट भी होना चाहता है, एंटरटेन भी होना चाहता है, और सब जो मूवीज़ में जिसका इंटरेस्ट है, उनको तो ये बुक बहुत पसंद आने वाली है। तो हर एक आपकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को ये बहुत तरह से प्रभावित करेगी, ये मेरा मानना है। बहुत-बहुत उत्तम विचार है आपका सर। तो अभी-अभी आपने एक शब्द यूज़ किया एड्यूटेनमेंट, तो ये शब्द सुनते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए इस शब्द को आप थोड़ा-सा डिकोड करके दिखाइए मेरे दर्शकों को, क्योंकि आप अपनी किताब में एड्यूटेनमेंट की बात करते हैं। तो क्या पढ़ाई सच में, वाक़ई में इतनी मज़ेदार कैसे हो सकती है? आप बताइए? देखिए रश्मि जी, पढ़ाई तो देखो अगर इंटरेस्टिंग है, कि अगर मुझे जो है, अगर मैं मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी ट्रेनर या कोई भी आपका टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो अगर स्टूडेंट्स का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, उसमें ट्रेनर की गलती है या टीचर की गलती है। क्योंकि टीचर इतना इम्पैक्ट ही नहीं डाल पा रहा कि वो स्टूडेंट उसकी बात सुने। तो इसलिए उसको जो है वो एंटरटेनिंग वे में उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, उसका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसके इंटरेस्ट की हमें बात करनी पड़ेगी। अगर हम ऑडियंस के इंटरेस्ट की बात करें, तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर मैं सिर्फ ज्ञान की बात करूं, तो ज्ञान तो आज की डेट में बहुत है। तो अगर ज्ञान इतना ज्ञान है,
लेकिन उसको जो है हमने देना किस तरह से है, तो ये भी एक कला है मैं समझता हूँ, और मैं इस कला को अभी सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें पारंगत हो गया, मैं इस कला को भी सीख रहा हूँ। तो उसी हिसाब से जो है, अगर एजुकेशन भी मिलती है, एंटरटेनमेंट भी मिलती है, तो उसका फिर इम्पैक्ट भी आपका ज़्यादा रहता है। ये मेरा मानना है। जी, जी, जी। बहुत ही उत्तम विचार है। तो अगला सवाल मेरा रहेगा आपसे, लीडरशिप और मैनेजमेंट सिखाने के लिए बॉलीवुड ही क्यों चुना आपने? हॉलीवुड या कोई और ग्लोबल सिनेमा तो आप चुन सकते थे, तो व्हाई ओनली बॉलीवुड? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है कि मैंने बॉलीवुड ही क्यों चुना। देखिए, बॉलीवुड को चूज़ करने के लिए मैं ये कहूँगा कि हम कई बार ऐसे लोग, जब मैं छोटा था, मैं रश्मि जी अपनी बात करूँ कि जब मैं छोटा था, तो तब सिनेमा देखना उतना अच्छा नहीं माना जाता था उस दौर में, कि सिनेमा में जो था कि बस भगवान की अगर कोई सिनेमा है, तो फिर तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ सिनेमा को अच्छा नहीं माना जाता। नहीं माना जाता था, लेकिन उस दौर में भी, लेकिन सिनेमा का इम्पैक्ट जो था बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट था। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है, हमारे घरों में आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे, तो वो भी मुझे बरसों बाद पता लगा कि वो भी एक मूवी का गाने के तौर पर ही था या भजन के तौर पर था। तो वो हम आज तक यूज करते हैं। हम 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी को देशभक्ति के गाने गाते हैं। तो वो जो देशभक्ति के गाने, वो भी हमारे बॉलीवुड से ही आए हैं। हम कोई भी मैरिज देख लें, मैरिज कोई भी शादी आपकी संपन्न नहीं होती कि अगर उसमें आपका बॉलीवुड का कोई संगीत वहाँ पे या गाना ना बजे, तो उसके बिना वो ना डांस कंप्लीट होता है और ना ही वो गाना बजाना कंप्लीट होता है। तो वो भी बॉलीवुड का बड़ा इम्पैक्ट हो गया। तो बॉलीवुड हमें टच तो सारी जगह से करता है, और आज के दौर में जो है, वो हमें कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो हमारा एक ट्रायल, एक स्कूल है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ट्रायल स्कूल कैसे है, कि अब अगर एक मूवी देखी हमने, मूवी में उसने कुछ गलतियां की, और गलतियां करने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई। अब उस व्यक्ति की मौत जो गलतियां करने की वजह से हो गई, मौत होके दोबारा तो आदमी जिंदा नहीं हो सकता। तो ये हमारी बॉलीवुड लेबोरेटरी है, कि लेबोरेटरी में हमें पता लग गया कि ये वाली गलती करने से हमें जो है कॉस्टली पड़ सकता है। तो हम मूवी देख के वो हम सीख सकते हैं कि भाई ये वाला काम नहीं करना, ये हमें महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगर मेरी एक बार लाइफ चली गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। तो वो हमारी एज ए लेबोरेटरी भी काम करती है। तो उसका जो है इम्पैक्ट, तो इसलिए सीखने की जो है इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने जो है फ़िल्मों का एक ज़रिया बनाया कि हम लोगों को जो है लाइफ स्किल्स के बारे में थोड़ा बता सकें। जी, जी, बहुत बढ़िया सुशील जी। अब आपसे एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल पूछने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। आपने मदर इंडिया की राधा और महाभारत के अर्जुन के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन जोड़ा है। तो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा बिरजू मोमेंट आया है, जहाँ आपको अपनों के ही खिलाफ फैसला लेना पड़ा? तो ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बिरजू मोमेंट के बारे में। ये बहुत अच्छा आपने रश्मि जी क्वेश्चन पूछा कि हमारी जो फ़िल्मों में जो है, जैसे कि अगर मैं मदर इंडिया की बात करूँ, तो मदर इंडिया में जो राधा का जो किरदार था, राधा ने जो है वो अपने ही बेटे बिरजू के ऊपर गोली चलाई। तो ये वाले जो मोमेंट हैं, हम देख के तो बिल्कुल लगता है कि हाँ जी, बहुत आइडियलिज़्म है, क्या रियल लाइफ़ में भी ऐसा होता है? ऐसे ही एक और मूवी मैं देखूँगा कि अगर आप दीवार की बात करें, दीवार मूवी में भी जो आपके शशि कपूर और अमिताभ बच्चन, जो वो अपने भाई के ऊपर गोली चलाता है, तो वो चीज़ें जो है, वो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में भी आती हैं। अगर जैसे आपने पूछा कि मेरी लाइफ में ऐसे क्या आया, ऐसे मोमेंट आते हैं कि जब हमारे अपने जो है, हमें कई बार उनके खिलाफ जाना पड़ता है। जैसे कि मैं बचपन में एक बात करूँ कि मेरा बचपन में किसी से झगड़ा हो गया, दोस्तों से झगड़ा होता रहता है। तो उसका जो है, उसके सामने वाले की जो है, उसकी कमीज़ फट गई। अब उसकी कमीज़ फट गई, उसकी मम्मी मेरे पास, मेरे बड़े भैया के पास आई और वो शिकायत लगाई कि हाँ जी, अब शिकायत जब लगाई, तो मुझे इतनी ज़ोर से चाँटा पड़ा कि वो आज तक मैं चाँटा मैं भूल नहीं पाया। वो चाँटा पड़ा तो वो उस वक़्त तो बड़ा बुरा लगा कि मेरी तो गलती नहीं थी, उसको तो कुछ कहा नहीं। लेकिन उस चाँटे ने मुझे जो है एक सीख दे दी
कि झगड़ा ना करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ना कि सामने वाले की। तो वो जो सीख जो हमें जो है अपने, और ये मेरे ख्याल से आप भी अपनी लाइफ का एनालिसिस करेंगे तो आपको भी ऐसे बहुत सारे मौके आ जाएंगे जब हमारे अपने ही अपने अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन वो भले के लिए जाते हैं। तो उसी तरह ये जो मूवीज में जो है वही है कि अर्जुन के, हम बहुत सारे गीता उपदेश सुनते हैं कि हाँ जी, अर्जुन ने अपनों के ऊपर जो है वो अपनों से झगड़ने के लिए उसको हिम्मत जुटानी पड़ी, उसे गीता उपदेश सुनना पड़ा। तो वही मैंने जो है कि राधा जो ने जो बिरजू पर अपने बेटे पे गोली चलाई, और जो महाभारत का जो गीता का जो सीन है जिसमें अर्जुन को देना पड़ता है ये पूरा का पूरा, उसको भी अपनों से लड़ना पड़ता है। तो ये वाले हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में भी ये वाले बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, और वो मोमेंट्स को हम कैसे टैकल करते हैं वो हमारी दिशा और दशा दोनों तय करती है। हो सकता है उस समय हमें ना पता लगे, लेकिन फ्यूचर में जो है हमारे भले के लिए ही हमारे जो है वो अपने जो है कई बार अगर हार्श डिसीजन लेते हैं तो वो भले के लिए ही करते हैं। बहुत बढ़िया सुशील जी, मैं आपकी बात से बहुत इम्प्रेस हुई। आपने बातों ही बातों में हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही गहन बात की है, जिसके लिए हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये जो आपने बात की है ये किसी भी गीता ज्ञान से कम नहीं है। तो आपकी बात पे हम जरूर दोबारा दोबारा, कहते हैं ना, जरूर सुनेंगे। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे है। फिल्म बागी का उदाहरण देकर आपने मेंटरशिप और भरोसे की बात की है। आज के जमाने में जब हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, तो वहां ट्रस्ट कितना जरूरी है? तो आप प्लीज बताइएगा कि ट्रस्ट कितना जरूरी है। मेरे हिसाब से जो है ट्रस्ट के बिना तो गाड़ी आगे चलती नहीं, आपको ट्रस्ट तो करना ही होगा। बिना ट्रस्ट के आप एक कदम आगे नहीं चल सकते। और ट्रस्ट आप, हम और आप करते भी हैं ट्रस्ट। अगर सपोज हम जाते हैं मेट्रो में सफ़र करते हैं, अगर हम मेट्रो में सफ़र करते हैं तो हम कभी ड्राइवर से नहीं पूछते कि हाँ जी भाई वो सीधा हमारी डायरेक्शन हमारी ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। हम आराम से मेट्रो में बैठ जाते हैं, तो हम ट्रस्ट करते हैं। ऐसे ही जब हम कोई फ्लाइट लेते हैं तो हम पायलट के पास जाके नहीं बोलते भाई अपना लाइसेंस दिखा, कि तब हम यहाँ पे एरोप्लेन में बैठेंगे। और ना ही जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर हम उसका सर्टिफिकेट पहले देखते हैं कि अपना इलाज करवाने से पहले। तो हम डे टू डे में बहुत सारी ऐसी बातों पे ट्रस्ट करते हैं। और यही ट्रस्ट करना जो है, हम जो है बाकी लोगों पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते, क्योंकि मैं अपने खुद पे ट्रस्ट नहीं करता। जब मैं अपने खुद पे ट्रस्ट नहीं करता तो मैं दूसरों को ट्रस्ट करने में थोड़ा हिचकिचाऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप में विश्वास करना। और अगर एक बिगर यूनिवर्स को अगर हमने ये देखना है कि यूनिवर्स पे अगर हम बिलीव करते हैं, तो अगर मैं एक छोटा सा रश्मि जी एग्जांपल लूंगा कि अगर अब मैं एक आपको कहानी पे, एक कहानी क्या है वो तो एक एक्चुअल इंसिडेंट सी है कि जिस हिसाब से ट्रस्ट कैसे आपका बनता है। मेरे ब्रदर ने बताया कि उनके एक गुरुद्वारे में एक आदमी ने जो है वो डोनेशन दे दी, और डोनेशन में वो ब्लैंक चेक रख गया। अब डोनेशन में ब्लैंक चेक रख गया तो जब वो नजर आया तो उनको देखा भाई ये तो ब्लैंक चेक है, तो इसमें कितना भरें, कैसे भरें, क्या करें। तो वो ब्लैंक चेक का क्या करें, तो फिर पूरी कमेटी बिठाई गई। पूरी प्रबंधक कमेटी की, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि भाई ये पहले तो पता करें कि कहाँ पे है। तो वो अकाउंट नंबर से सबसे पहले तो ये देखा कि उसके अकाउंट नंबर पे ये बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है। उसका बैलेंस देखा गया जी, उसका 3 करोड़ रुपया बैलेंस था। अब 3 करोड़ बैलेंस है तो क्या 3 करोड़ भर लिया जाए? तो उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं है। तो वो उनके घर गए, और जब उनके घर जाते हैं तो घर जाके उनकी वाइफ सामने आती है। तो वाइफ और हस्बैंड दोनों रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमें आपको ब्लैंक चेक का आपका मिला है, तो आप कितना देना चाहते हैं ये दे दो। क्योंकि उन्होंने, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने कहा कि भाई ऐसा है कि किसी और के हाथ लग जाता, और आज के ज़माने में तो विश्वास तो नहीं किया जा सकता किसी ऐसे वैसे आदमी के अगर पास चला जाता तो क्या होता। तो मैं रश्मि जी आपको ये कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि अगर वो व्यक्ति, अगर सपोज वो चेक को लेके और उसमें अपने हिसाब से अमाउंट ले भी जाता, तो इसका मतलब भगवान उसको ही दिलवाना चाहता है ये पैसे।
तो उसमें भी वो संतुष्टि थी। तो वो उसको जो है वो हम कहते हैं कि जो हमें ट्रस्ट है, तो वो मतलब मुझे अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ ये चीज़ बात करते, कि ट्रस्ट का कोई दायरा नहीं है कि आप कितने लेवल पे ट्रस्ट शो कर सकते हैं। तो अगर वो आप ट्रस्ट शो करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी भलाई होती है और मन की शांति जब मिल जाती है, तो वो आप ट्रस्ट देते हैं। जब आप ट्रस्ट नहीं देते, किसी को विश्वास नहीं करते, तो वो जो है वो आपको ही कहीं न कहीं जो है वो आपको ब्लड प्रेशर या मेडिकल कुछ दिक्कतें आपको ही आएँगी। तो वही मैंने एक बागी मूवी में से भी जो है, और कई बार हमें जो समझ में नहीं आती बातें कि ये क्यों हो रही हैं, तो वही मैंने बागी मूवी से ये लिया कि वहाँ पे उसको लग रहा था कि मुझे कोई टीचिंग नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, लेकिन बाद में उसे पता लगा मेरी तो पहले दिन से ही टीचिंग हो रही है। और यही चीज़ जो है मेंटरशिप के लिए ज़रूरी है कि जब आप भरोसा करते हैं, तो 100% भरोसा करेंगे, तो तब आपको रिज़ल्ट भी 100% मिल जाएँगे। और अगर आपको धोखा मिला, तो इसका मतलब वो धोखा मिला, वो भी हमें किसी न किसी तरह फ़ायदा ही पहुँचाएगा लॉन्ग टर्म में, कि हम उससे सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो ये मेरा जी। मानना है। बहुत ही बढ़िया। आपका विचार जान के बहुत ही मुझे आंतरिक खुशी महसूस हो रही है और एक मुझे मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी सीख आपकी बातों से मिलती है कि आज अगर व्यक्ति स्वयं आज मैं खुद पे अगर विश्वास कर सकती हूँ, सबसे पहले अगर मैं खुद पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो मेरे लिए संभव होगा कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति पे भी ट्रस्ट या विश्वास कायम कर सकती हूँ। तो सर आपसे अपने जानने के लिए जानकारी बहुत-बहुत हासिल हो रही है, जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हुए एक और अगला सवाल। फ़िल्म कॉर्पोरेट के ज़रिए आपने एथिक्स यानी कि नैतिकता को समझाया है। क्या आज के कटथ्रोट कॉम्पिटिशन में एथिक्स के साथ टिके रहना वाक़ई में मुमकिन है? आपका क्या विचार है सर इसके बारे में? एथिक्स के बिना तो देखिए वो आपका शॉर्ट टर्म में गेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको गेन चाहिए, तो फिर तो एथिक्स के बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपका मैंने ये दिया, और ये वाले एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं ये कहूँगा, कि जब हमारा अगर मैं कोई मल्टीपल चॉइस का आपको आंसर दूँ, कि 4 चॉइस दूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हम में से सभी का आंसर ठीक होगा। लेकिन जब एथिक्स की बात मेरे ऊपर आती है, मुझे जब डिसीज़न लेना है, अब वो डिसीज़न कैसे है, जैसे आपने कॉर्पोरेट मूवी का एग्ज़ाम्पल दिया कि वहाँ पे स्टेक पे था 4,000 करोड़। अब जब 4,000 करोड़ अगर स्टेक पे है, तो तब थोड़ा-सा इधर-उधर जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज़ जैसे कि अगर मूवी में डिटेल में बताया गया है कि थोड़ा-सा इधर-उधर अगर हम गलत भी करते हैं, अनएथिकल काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 4,000 करोड़ अगर मैं अगर ज्ञान दूँगा, तो मैं भी यही कहूँगा नहीं 4,000 करोड़ तो क्या है, उसको तो अनएथिकल काम नहीं करना चाहिए। आप भी यही कहेंगे कि हाँ, अनएथिकल काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसके 4,000 करोड़ लगे हुए हैं, वो क्या सोच रहा है? उस समय डिपेंड करेगा कि आप ऑर्डिनरी हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उस समय अगर आप अपने 4,000 करोड़ को ज़ीरो होने के लिए अगर तैयार रख सकते हैं, तो तब आपको 4,000 करोड़ का 40,000 करोड़ मिलेगा, ये मेरा मानना है कि वो 40,000 करोड़ मिलेगा अगर आपने 4,000 करोड़ को उस वक़्त ज़ीरो करने की सोच ली है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है पूरे का पूरा 10,000 करोड़ का स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, और उसके बाद में फिर वो जो है वो और बढ़ चढ़ के आगे है। ऐसे हैं हमारे एग्ज़ाम्पल। तो यही मूवीज़ के थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी अंतरात्मा से हम एथिकली काम कैसे कर सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया लगा आपके विचार जानकर। अब मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपकी किताब में कौन-सा ऐसा फ़िल्मी किरदार है, जिसे आप परफ़ेक्ट लीडर मानते हैं और क्यों? आप ज़रा हमारे दर्शकों और पाठकों को बताइए। ये वाला तो सवाल जो है थोड़ा-सा परफेक्ट लीडर किसको मानते हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, और लीडरशिप में का जो सिंपल डेफिनेशन है, बहुत लोगों ने, अगर आप
डिक्शनरी के अगर दें तो बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी लीडरशिप की। जो मैं सिंपल डेफिनेशन लीडरशिप की मानता हूँ वो है, लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंस। कि वो आपका, हमारा 5 साल का बेटा भी मेरा जो है वो भी लीडर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट के लिए जो है अपने मम्मी या पापा को किसी ना किसी तरह से कन्विंस कर लेता है कि उस वक्त उसे वो चॉकलेट मिलनी चाहिए। तो उसने वो इन्फ्लुएंस अपने मम्मी को या पापा को भी इन्फ्लुएंस कर दिया, तो वो भी एक लीडर है। तो ये है इन्फ्लुएंस। और अब मैं इन्फ्लुएंस किस बात पे होता हूँ, तो वो जो है इन्फ्लुएंस जो है, अगर मैं कहूँ एक लीडर नहीं, हर एक मूवी, कोई ना कोई मूवी में से आपको कुछ ना कुछ क्या है, हमें अपना जो है ये सोच लेना है कि हमारा माइंड जो है वो टीचेबल एटीट्यूड हमेशा है या नहीं। वी आर टीचेबल और नॉट। हम अगर टीचेबल हैं, लर्नेबल एटीट्यूड है, तो फिर तो हम बेकार से बेकार मूवी से और बेकार से बेकार आदमी से भी सीख सकते हैं। और अगर वो एटीट्यूड नहीं है तो हमें जो है वो ज्ञान जितना मर्जी, हमारा गीता उपदेश तो आप मानेंगे कि गीता उपदेश तो धृतराष्ट्र को भी मिला था, क्या असर हुआ? तो ज्ञान से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा एटीट्यूड उस ज्ञान की तरफ क्या है वो निर्भर करेगा कि हम कहाँ आगे बढ़े। जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि गीता उपदेश तो धृतराष्ट्र को भी मिला था, लेकिन उस गीता उपदेश से या ज्ञान से हम कितना परसीव कर पाते हैं या हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, तो ये हमारे एटीट्यूड पे या हमारे कर्म के ऊपर है। तो बहुत बढ़िया, अब बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, तो क्या आपकी किताब इसे मैजिक क्यों कहती है? तो आप सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताइए कुछ। सॉफ्ट स्किल्स को लोग हल्के में क्यों रखते हैं, इसके पीछे अगर मैं ये कहूँ कि इसके पीछे जो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही जब हम ग्रूमिंग बच्चों की करते हैं तो सबसे पहले तो उसकी बोलते हैं कि उसके नंबर कितने आए। चाहे वो 5वीं क्लास में हो, 8वीं क्लास में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, तो उसके नंबर कितने आए। क्या उसे खुशी मिली स्कूल में जाके? क्या वो खुश है? ये हम नहीं पता करते, हम सिर्फ है नंबर कितने आए। और अच्छा, नंबर कितने आए उसके बाद ये सिलसिला 12वीं स्कूल तक नहीं जाता, ये कॉलेज तक जाता है। पढ़ लेगा बेटे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो पढ़ लेता, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लेता है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन जब मिल गया तो फिर बोलते हैं भाई अभी भी आप पढ़ ले, क्योंकि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। और जब अच्छी कंपनी में वो पढ़ लेता है, नौकरी भी लग जाती है। जब वो नौकरी में जाता है तब वो बाकी सबके साथ जब मेल जोल करता है, अपने बॉस के साथ करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, इन सब के साथ जब इंटरेक्शन करना शुरू करता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हार्ड स्किल्स तो उसने ले ली लेकिन सॉफ्ट स्किल्स तो उसने ली। और यही मेरे साथ हुआ कि हमने पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी भी ले ली, ऑफिसर का भी सब ले लिया, लेकिन किस तरह से बिहेव करना है, एक बात को कहने के 17 तरीके हो सकते हैं, मैं कहूँगा 17 क्यों 70 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ। और अगर वो तरीका ऐसे अपनाऊं कि जो मैं चाहता हूँ कि आप करें और वो खुशी-खुशी कर लें, तो वो तरीका तो सबसे बेस्ट है। और ये सबसे बेस्ट तरीका हमें कैसे मिलेगा? ये सॉफ्ट स्किल से मिलेगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स जो है, एक इसको स्किल कहा गया है। स्किल का मतलब है कि हम सीख सकते हैं। जो मैं और आप सीख सकते हैं तो हर एक आदमी सीख सकता है। तो वो अगर किसी ने बचपन में ये वाली स्किल्स अगर जिसको आती हैं तो वो शुरू से ही सक्सेसफुल सफलता की तरफ अपना बढ़ना शुरू कर देता है। और ये तो रिसर्च भी कहती है कि आपका 75% जो है हमारे सक्सेस इस चीज़ पे निर्भर करती है कि हमारी सॉफ्ट स्किल्स कितनी अच्छी हैं। 25% जो है वो निर्भर करता है कि हमारी हार्ड स्किल्स या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कितनी है, उस पर निर्भर करता है। तो सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है लाइफ में। जी, जी, जी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि जो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपने बताया है कि जैसे कि इसको कहेंगे हम आम भाषा में आर्ट ऑफ स्पीच,
क्योंकि ये मुझे लगता है कि आपसे सुनकर बहुत कुछ ही आपके बारे में जानकर सीखने को मिलेगा, और मैं बहुत ही इंतजार कर रहूंगी जैसे ही आपकी किताब मार्केट में आएगी तो दौड़ के मैं खरीदने के लिए आपकी किताब जाऊंगी और आपके ऑटोग्राफ लेने आऊंगी। अब एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर, अगर आज की भीड़ भरी दुनिया में किसी को अपना टाइम लाना हो, जैसे कि कहते हैं ना, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, तो अगर किसी को अपना टाइम लाना हो तो आपकी इस प्ले बुक का कौन सा एक पन्ना उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए? तो कृपया हमारे पाठकों को, दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर मैं अपनी बुक के बारे में कहूँ, तो बुक में तो आपके जो हैं, अगर जैसे मैंने इतनी चीज़ तो डिस्क्लोज कर दी है कि इसके 21 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक मूवी हॉलीवुड की है और 20 मूवीज़ जो हैं बॉलीवुड की हैं, जिसमें मैंने लीडरशिप के, एथिक्स के और सॉफ्ट स्किल्स के, लाइफ स्किल्स के लेसन उसमें छुपे हुए हैं। तो उसमें से अगर कोई चीज़ भी, अगर आपको एक पन्ना अगर मैं कहूँगा, तो वो पहला जो पन्ना है कि वही आपका जो है, जो मदर इंडिया का मैं ज़रूर कहूँगा कि यूनिवर्स में जो हम एथिक्स हैं, क्योंकि हम ज्ञान तो बहुत बाँटते हैं, लेकिन एथिक्स को अगर हम अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि मैं फिर बात करूँगा मदर इंडिया की, राधा की, कि जिसने पूरी गाँव को धर्म का पालन करने के लिए, पूरे गाँव को सेफ रखने के लिए बिरजू से, तो उसने बिरजू पे भी गोली चला दी। तो ये जो है, क्यों? क्योंकि हम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे दादी जी हैं, ये मेरे परदादा हैं, उसकी बात क्या है? हम तो उनके नाम भी नहीं जानते। तो ये जो रिश्ता है हमारा, वो रिश्ता सिर्फ़ हमारा, हम सोचते हैं कि रिश्तेदारी में है, लेकिन आज हम इतने सालों बाद भी मदर इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो मदर इंडिया की राधा में कुछ बात थी ना, जो हम आज भी बात कर रहे हैं। गीता का उपदेश आज भी 10,000 साल बाद भी आज भी रेलेवेंट हम बात कर रहे हैं। और अनएथिकल अगर होगी तो वो बात कौन करेगा? वो ज़्यादा तो लोग करेंगे नहीं। तो उस हिसाब से हम ये अपनों के साथ क्या डिसीज़न रैशनल क्या लेते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि पहले चैप्टर में ही आपके जो है, मेरी किताब के पैसे आपके वसूल हो जाने चाहिए। बाकी दर्शक जी, बताएँगे जी, इस जी। किताब में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे पैसे वसूल भी होंगे, और मैं सभी अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि जैसे ही इनकी बुक मार्केट में आती है, तो तुरंत ही 1 दिन के अंदर इनकी बुक खरीदिए, देखिए बहुत जल्दी ही बेस्ट सेलर होने वाली है इनकी किताब। और एक और बात जाते-जाते हमारे दर्शकों को बताइए, सर आपसे एक सवाल कि हमारे दर्शकों को आप, क्योंकि बहुत ही आपसे कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग बातें आप करते हैं। एक कुछ भी 1 लाइनर या 2 लाइनर आप हमारे दर्शकों को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अपनी तरफ से बताइए, 1 लाइनर या 2 लाइनर? वन लाइनर और टू लाइनर बताने जी। के लिए मैं फिर एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, एक आपकी जो मूवी थी गली बॉय की, जिसमें कि जो मुराद है, तो वो बहुत बड़े-बड़े सपने देखता है और एक गाना भी बोलता है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। लेकिन उसके जो पिता होते हैं, वो उसको रोकते हैं। कहते हैं कि नहीं, तेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, तू इतने बड़े-बड़े सपने देख। तो वो जो उस वक़्त जो है, वो रणबीर कपूर जो है, रणवीर सिंह सॉरी, तो रणवीर सिंह उस समय जो वो अपने पापा को बोलता है कि मैं अपनी हकीकत जो है, उस हकीकत को बदलने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं कहाँ से आया और कहाँ हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेन चीज़ है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और उस डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूँ, तो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। क्या बात है, क्या बात है सर! बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का आपका। तो आप चलते-चलते आपसे मैं यही गुज़ारिश करूँगी कि लिखते रहिए, कीप राइटिंग, कीप शाइनिंग। सुशील जी, दैट फ़िल्मी प्रोफ़ेसर, आपसे मिलके आज बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे ही आपकी किताब दर्शकों और पाठकों के बीच आएगी, तो वो इंडिया में बेस्ट सेलर होने वाली है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे ही आप लोगों को प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद बहुत-बहुत सर। धन्यवाद रश्मि जी, क्योंकि आपने जो है इतने अच्छे प्रश्न जी। पूछे और इतनी तरह से अच्छे से, और मैं चाहूँगा कि जो आपकी, जो आप खुद एक लेखिका हैं और जिस तरह से आपने अपने प्रश्न पूछे,
तो मुझे तो बहुत खुद आनंद हो रहा है कि आपने इतने पूरी रिसर्च करके आपने जो है ये वाले सवाल पूछे हैं, तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद सर।